मित्रों, संसद आधुनिक लोकतंत्र की आत्मा है। कोई भी कानून संसद में व्यापक चर्चा के बाद ही पास होता है तथा ज्वलंत मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा होती है। साथ ही सरकारी नीतिगत फैसले भी काफ़ी चर्चा के बाद ही उसे अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन पिछले 2.5 दशकों से संसद के कार्यों में व्यवधान प्रायः हर सत्र में हो रहा है। ऐसा लगता है पार्लियामेंट डिबेट और डिस्कशन का फोरम न होकर डिसरप्शन का अड्डा बन गया है। यह टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग है। संसद सत्र के प्रत्येक मिनट में 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। आज के वीडियो में हम लोग पार्लियामेंट ठप होने की उत्पत्ति और उसके विकास, उसके क्या मतलब हैं, उसका क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मनीष कुमार हूँ, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि भारत में पार्लियामेंट डिसरप्ट करने की शुरुआत कहाँ से हुई। मित्रों, भारत में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की शुरुआत 1952 से हुई है। तब से लेकर 1980 के दशक के मध्य तक भारतीय संसद में व्यवधान एक अपवाद था। संसद में प्रायः चर्चा होती थी, वॉकआउट और प्रोटेस्ट सदन के बाहर होते थे। संसद की उत्पादकता काफ़ी अच्छी थी। प्रतिवर्ष 100 दिनों तक भी कभी संसद चलता था। 1989-91 के दौरान बोफर्स घोटाले पर संसद में व्यापक व्यवधान पहली बार देखने को मिला। यहीं से एग्रेसिव पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन टैक्टिक्स की शुरुआत होती है। 1990 के दशक में जब कोलिशन गवर्नमेंट का युग शुरू हुआ, संसदीय कार्यों में व्यवधान कई बार उत्पन्न हुए। व्यवधान के मुद्दे थे आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार के आरोप और क्षेत्रीय मांगें। संसद में नारा लगाना और सदन के वेल में आना सामान्य घटना हो गई। 2001 में तहलका स्टिंग और ऑपरेशन वेस्ट एंड के खुलासे ने भी पार्लियामेंट्री सेशन को बाधित किया। 2008 के कैश फॉर वोट्स कंट्रोवर्सी ने भी पार्लियामेंट सेशन को डिसरप्ट किया। 2010 के 2G स्पेक्ट्रम विवाद में विपक्ष ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग की और इस मुद्दे पर संसद की कार्रवाई को ठप किया। 2010 का शीतकालीन सत्र इस मुद्दे की भेंट चढ़ गया। 2012 का कोलगेट ने कई बार संसद के कार्य स्थगित हुए। 2013-14 में तेलंगाना स्टेटहुड बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा के अंदर एक सांसद ने काली मिर्च स्प्रे किया। यह एक अनप्रेसिडेंटेड घटना थी। 2015 में मॉनसून सेशन के दौरान ललित मोदी और व्यापम घोटाले पर कार्य ठप रहा। 2016 में डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर कई सप्ताह संसद के कार्य ठप रहे। 2018 में राफेल मुद्दे पर पार्लियामेंट के कार्यों को ठप किया गया। 2021 में पेगासस स्पाईवेयर और फार्म लॉज के ऊपर संसद की कार्रवाई बाधित की गई। 2023 में मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर कई सत्रों के कार्यों को बाधित किया गया। 2024 और 26 के दौरान चुनाव, SIR, सेंटर स्टेट रिलेशन इत्यादि विषयों को लेकर पार्लियामेंट के कार्य ठप किए गए हैं। अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड अर्थात इसका क्या मतलब है उसको हम लोग देखेंगे। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 14वीं लोकसभा में कुल मिलाकर के 37% समय नष्ट हुए। 15वीं लोकसभा में 39% पार्लियामेंट का समय नष्ट हुआ। 16वीं लोकसभा में शुरुआत में तो संसदीय कार्य में सुधार देखा गया, लेकिन फिर वहाँ फिर से गिरावट आई। 17वीं लोकसभा के दौरान 42% समय संसद का खराब हुआ। राज्यसभा की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। 2021 के मानसून सेशन के दौरान मात्र 28% राज्यसभा के कार्यों की उत्पादकता रही और इसी दौरान विंटर सेशन में 146 सांसदों को निलंबित किया गया। अब हम लोग इसके इम्प्लीकेशंस को समझते हैं।
पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। संसद चलाने में सत्र के दौरान प्रति मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। इन खर्चों में सम्मिलित होता है सांसदों का वेतन और भत्ता, सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक खर्च और संसदीय अनुसंधान और तकनीकी खर्च। जब कार्रवाई बाधित होती है तब यह सार्वजनिक धन का अप्रभावी उपयोग बन जाता है। दूसरा, कानून बनाने की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब संसद में बहस नहीं हो पाती है तो विधेयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं होती है, विशेषज्ञों की राय सीमित होती है, संसदीय समितियों की भूमिका कम हो जाती है तथा कई बार विधेयक जल्दबाजी में पारित हो जाता है। अब हम लोग संसदीय कार्य क्यों ठप किए जाते हैं, इसके कारणों की समीक्षा करेंगे। पहला कारण पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से संबंधित है, अर्थात राजनीतिक रणनीति है। विपक्षी दल मानते हैं कि सदन में चर्चा करने की तुलना में विरोध प्रदर्शन मीडिया का ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है। आज की राजनीति में विजिबिलिटी या दृश्यता भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार है। दूसरा कारण है सरकार पर दबाव बनाने का यह माध्यम बन गया है, क्योंकि सरकार डिबेट कराने से बचना चाहती है। चर्चा के लिए विपक्ष को पर्याप्त समय नहीं मिलता है, इसलिए व्यवधान सरकार पर दबाव बनाने का साधन बन जाता है। तीसरा, बढ़ता राजनीतिक ध्रुवीकरण है या इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन है। भारतीय राजनीति में वैचारिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पहले की तुलना में अधिक तीव्र हो गई है। सहमति की राजनीति कम हुई है और टकराव की राजनीति बढ़ी है। चौथा, मीडिया और सोशल मीडिया का भी प्रभाव इसमें देखा जाता है। टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर हंगामे की तस्वीर और वीडियो अधिक वायरल होते हैं। इसमें कई बार गंभीर बहसों की तुलना में विरोध प्रदर्शन अधिक राजनीतिक लाभ दिखाते हैं। संसदीय नियमों का कमजोर अनुपालन भी एक कारण है। यद्यपि संसद के नियम सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन उनका कड़ाई से पालन हमेशा नहीं किया जाता है। सदस्य अमुक मंत्री या प्रधानमंत्री से ही किसी विषय विशेष पर वक्तव्य या जवाब मांगते हैं। नहीं मिलने पर व्यवधान होता है। बिना सहमति के विवादास्पद बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कराने की प्रवृत्ति भी पार्लियामेंट के डिसरप्शन का कारण है। और अंत में आर्टिकल 105 के अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार सांसद के पास व्यापक हैं, जो डिसरप्शन को लीगली डिफेंड करने का स्पेस देते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट्री डिसरप्शन का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव तो यह है कि जवाबदेही की कमी हो जाती है, अर्थात अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। विडंबना यह है कि सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए व्यवधान कई बार शून्यकाल और प्रश्नकाल को प्रभावित करते हैं। यही वह अवसर है जब सांसद सरकार से जवाब मांग सकते हैं। बहस की संस्कृति कमजोर होती है। लोकतंत्र की शक्ति संवाद और तर्क में निहित होती है। जब बहस की जगह शोरगुल ले लेता है तो लोकतांत्रिक संस्कृति कमजोर पड़ती है। जनता का विश्वास संसद और सांसदों में कम होगा। जब नागरिक बार बार संसद में हंगामा देखते हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनका विश्वास प्रभावित होता है। कार्यपालिका की शक्ति बढ़ जाती है। यदि संसद प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगी तो सरकार पर निगरानी कम हो जाती है और कार्यपालिका अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब हम लोग क्या इसका समाधान हो सकता है उस पर विचार करेंगे। सबसे पहले खोए हुए समय की भरपाई किया जाना चाहिए। संसद में जितना समय व्यवधान के कारण नष्ट हो उसकी भरपाई अतिरिक्त बैठकों के माध्यम से की जाए। नियमों का कड़ाई से पालन हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बार बार व्यवधान उत्पन्न करने वाले सदस्यों पर ऑटोमेटिकली निलंबन हो, आर्थिक दंड हो और भत्तों में कटौती जैसी व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए। विपक्ष के लिए निश्चित समय दिया जाना चाहिए। हर सप्ताह विपक्ष के लिए डिबेट के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाना चाहिए। हर सप्ताह विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए निश्चित समय निर्धारित किया जाए। इससे विरोध के लिए व्यवधान की आवश्यकता कम हो जाएगी। संसदीय समितियों को मजबूत किया जाना चाहिए। विधेयकों को अधिक संख्या में संसदीय समितियों के पास भेजा जाए ताकि विस्तृत और निष्पक्ष जांच हो सके। राजनीतिक सहमति का मीडिया को केवल हंगामे पर नहीं बल्कि
सार्थक बहसों को भी स्पेस देना चाहिए और सांसदों के प्रदर्शन पर भी उसी प्रकार से ध्यान दिया जाना चाहिए। राजनीतिक सहमति का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख दलों को संसदीय मर्यादा और आचरण के संबंध में एक साझा आचार संहिता विकसित करना चाहिए। स्पीकर तटस्थ रहे, न्यूट्रल रहे, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में यूके के मॉडल पर विचार किया जाना चाहिए, जहां स्पीकर अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी इसी तरह का रिकमेंडेशन दिया है, जिसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री को भी सप्ताह में एक बार सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। इस तरह की प्रथा यूनाइटेड किंगडम में है। इस तरह से इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए। इससे रैंडम डिसरप्शन की ज़रूरत नहीं होगी। पार्लियामेंट्री डिसरप्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर रेलेवेंट हो जाता है। सांसदों के पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और इम्यूनिटी का मतलब यह नहीं है कि सांसद कानून से ऊपर हैं। संसद या विधानसभा में सदस्य तोड़फोड़ या वेंडलिज्म नहीं कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ प्रोटेस्ट ही करना है। प्रोटेस्ट के नाम पर किसी भी तरह का वेंडलिज्म स्वीकार्य नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यह कह सकते हैं कि संसदीय व्यवधान केवल सदन के भीतर का शोर नहीं है, इसका प्रभाव कानून निर्माण, शासन, जवाबदेही और लोकतंत्र की गुणवत्ता पर पड़ता है। लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है, पर विरोध बहस का विकल्प नहीं बन सकता है। भारत को ऐसी संसद की आवश्यकता है जहां सरकार और विपक्ष दोनों अपनी भूमिकाएं प्रभावी ढंग से निभाएं और राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत संसद अनिवार्य है। आपकी क्या राय है? क्या सांसदों पर व्यवधान के लिए कड़े दंड लगाए जाने चाहिए या व्यवधान कभी कभी लोकतांत्रिक विरोध का आवश्यक माध्यम हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।